नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सिविल जज जूनियर डिवीजन नरेंद्र नगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत में तमाम मामलों से संबंधित 210 वादों का निस्तारण किया गया। समझौतों के तहत इन वादों से 12,62,813 धनराशि की वसूली भी की गई। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता ने कहा कि लोक अदालतों में त्वरित और गुणवत्तापूर्वक न्याय मिलने से जहां गरीबों को लाभ मिलता है, वहीं न्यायालयों पर काम का बोझ भी हल्का हो जाता है। दोनों पक्षों में भाईचारे का व्यवहार बना रहता है। इस मौके पर समझौता करने वाले दोनों पक्ष खुश नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया था, जिसमें हमारे माननीय पीठासीन अधिकारी श्री श्रेय गुप्ता जी और हमारे साथी अधिवक्ता श्री अरविंद बहुगुणा जी सदस्य आसीन पद थे। और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित चालानों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया, जिसमें आम जन पब्लिक यहाँ पर एकत्र हुई और काफ़ी कम जुर्माना राशि पर जो है चालानों का सफल निस्तारण किया, जिसमें जहाँ तक मेरी निजी जानकारी है और अभिलेख के अनुसार 1 लाख रुपए से ऊपर की धनराशि जो है जुर्माना प्राप्त किया गया। और कई लोग ऐसे थे जो गरीब थे, जिनके पास धनराशि उपलब्ध नहीं थी, उनकी भी यहाँ के अधिवक्ताओं ने मिलकर के लिए उनके लिए जुर्माना धनराशि स्वयं एकत्रित करी और उनकी सहायता करी, जिससे कि लोक अदालत का जो वास्तव में जो उद्देश्य है कि गरीबों की सहायता करना और सुलभ तरीके से उनके वादों का और चालानों का निस्तारण करना, इस लोक अदालत के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि वास्तव में इस शिविर के माध्यम से और इस लोक अदालत के माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति भी हुई है। निपटे आज, जिसमें 130 व अन्य धाराओं के मुकदमे थे और 200 के करीब आज एमबीएड के चालान सही पैसों में, कम से कम पैसों में माननीय न्यायालय द्वारा इनका निस्तारण कर दिया गया। और 20-25 ऐसी गाड़ियाँ थी जो काफ़ी टाइम से बंद थी, जो कि रिलीज नहीं हो पा रही थी, लेकिन न्यायालय की सहायता से और वकीलों की सहायता से कम जुर्माने से उन वाहनों को रिलीज करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं आज कोर्ट से। मेरा नाम प्रेमलता है और जी मैं अपनी गाड़ी छुटाने के लिए यहाँ आई थी और ये बाकी सब ने मिलकर मेरी बहुत मदद करी है और इन्होंने मेरा जितना भी जुर्माना था इन लोगों ने भरा है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पति एडमिट हो रखे थे, इन लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी है। ज्योतिर्मठ में त्रिस्तरीय पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की बढ़ती भागीदारी के बाद अब वन पंचायतों में भी मातृशक्ति का दबदबा बना हुआ है। दरअसल इस प्रखंड के खीरोवैली में सुशीला देवी सर्वसम्मति से खीरो वन पंचायत के सरपंच बनी है। उन्हें वन संपदा, जल जंगल, जमीन संरक्षण की जिम्मेदारी मिली है। ग्राम पंचायत प्रधान लाम बगड़ मीना चौहान ने हर्ष जताते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल कायम करते हुए इस बार हमारी अलकनंदा घाटी में महिला शक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। आदिबद्री उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचबद्री का हिस्सा है, जो गुप्त काल के 16 मंदिरों का समूह है, जहां विष्णु की 3 फुट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। यह स्थान बद्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बद्रीनाथ विष्णु का नाम होने की वजह से इस मंदिर को आदिबद्री के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से इस समूह में 16 मंदिर थे, जिनमें से 14 अभी भी बचे हुए हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार तथा एक ऊंचे मंच पर निर्मित होना है। में से एक आदिबद्री में हम इस समय मौजूद हैं और आदिबद्री की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी कहानियां हैं। मंदिर बहुत पौराणिक है, बहुत पुराना है, मान्यता काफी है। आपको पहले सबसे पहले यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा मंदिर है और गजब की जो नक्काशी है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। पत्थरों से पूरी तरह से ये मंदिर बनाया गया है। कहते हैं कि रात भर में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और शायद यही वजह है कि इसके ऊपर आज तक कभी कोई छत नहीं डाली गई है। हालांकि ये जो टेम्पल है एक ही जगह पर जो बने हुए हैं, ये पहले 16 हुआ करते थे और कहा जाता है कि 2 मंदिर खंडित होने के बाद
अब ये 14 मंदिर रह गए हैं, यानी कि विष्णु मंदिर, भगवान शिव, गौरी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, और ऐसे करते हुए तमाम जो भगवान हैं उनके मंदिर यहाँ पर प्रतिमा के रूप में नजर आते हैं। भगवान विष्णु का ये मंदिर है आदि बद्री, और क्योंकि पंचबद्री होते हैं और पंचबद्री में आदि बद्री की जो पूजा है वो यहाँ पर होती है, और विशेष महत्व है, विशेष मान्यता है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। अलग विशेष महत्व जो है वो मंदिर का है, और ऐसे में जो मंदिर की खासियत है वो यही बताया जाता है कि लंबे समय से इस मंदिर को चल संचालन भी हो रहा है, और दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। गुरु जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, किस तरह की मान्यताएं हैं मंदिर की? हाँ सर जी, ऐसा है जय बद्री विशाल। जी सर जी ऐसा है महोदय, ये 5 बद्री है ना, जी तो ये पंच बद्री में सब प्रथम बद्री कहलाएगा सर जी आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्री। विशाल में सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में महोदय मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, इधर प्रभु जी स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय पद्मासन बैठे में। नियम सारा वही है जी जो बद्रीनाथ जी का है। जैसे बोलते हैं अभिषेक, अभिषेक का मतलब डेली सुबह श्रृंगार होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। सर जी बद्रीनाथ में होते हैं 6 महीने कपाट बंद, आदि बद्री में होता है 1 महीना, पूष मास बोलते हैं ना। 16 दिसंबर को यहाँ बंद होना, और 14 जनवरी का होता है ना मकर संक्रांत, वो दिन कपाट यहाँ खुलते हैं। ऐसे करके महोदय जैसे बोलते बद्रीश पंचायत, ऐसे करके महोदय पहले यहाँ पे 16 मंदिर का समूह था, अभी 14 मंदिर मौजूद है। जी जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी, उन्हीं के सामने उनके वाहन है गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा माता, बराबर में क्षेत्रपाल देवता, लक्ष्मी नारायण, कुबेर जी, सत्यनारायण भगवान जी, गणपति महाराज, राम लक्ष्मण सीता, काली मंदिर, शिव मंदिर, जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर और गौरी शंकर। ऐसे का महोदय 14 मंदिर का समूह है सर। लेकिन पंच बद्री है महोदय, प्रथम बद्री कहलाएगा ये आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ पर वही सब स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ है महोदय पद्मासन बैठे में। यहाँ पे 1 महीने कपाट बंद होते हैं, वहाँ 6 महीने कपाट बंद होते हैं सर जी। लेकिन भगवान जी वही है जो बद्रीनाथ में। जी, किस जय तरह बद्री। की आस्था रहती है? लोग आते भी हैं दूर सर जी दराज से। आते का है, सबसे पहले साहब ये रोड का मंदिर है, रोड का मंदिर है गुरु जी। ये आना जाना यहाँ बराबर रहता है वैसे। हाँ जी हाँ, आते रहते हैं, जिनको अगर दर्शन का वो है वो आते ही हैं, अपने गाड़ियां रोक आते हैं। तो पूजा पाठ वही पूरा प्रोसीजर होता है पूरा जो? पूरा पूरा जी वही है साहब, दर्शन हो गए, पूजा पाठ जो होती है वो होती है, वही होती है। जी बस जय बद्री विशाल महाराज, जय बद्री जी। विशाल। लेकिन जो भोग होता है उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं? भोग के लिए ऐसा सर जी, वो हम स्वयं ही करते हैं उसका अपना। कभी कुछ एक, वैसे तो चावल का ही भोग लगता है यहाँ पे, लेकिन कुछ अपनी तरफ से हम कभी बदल बदल के बनाते रहते हैं। जी बदल बदल के जो मन में आए वही बना लेते हैं, क्योंकि भगवान तो खुश हो लेते हैं, खाते थे, हम और तुम प्राणी ही लोग हैं। जी। बस कितना पुराना मंदिर ये है? ऐसे बताते हैं गुरु जी, उत्तराखंड में कुमाऊं में या गढ़वाल में हो, जो भी पुराने धार्मिक स्थल हैं 8वीं से 12वीं सदी के बीच के बता देंगे ना। जी। हाँ अच्छा, जो खंडित हुए थे मंदिर हाँ वो कौन कौन सर से जी, मंदिर ऐसा थे? है कि वो मंदिर काफी टाइम पहले खंडित हो गए, लेकिन उनका ये मालूम नहीं है कि कौन कौन से भगवान जी के थे। जी। हाँ ये छत पीछे भी नहीं कभी नहीं नहीं डालने की सोची मंदिर ना पर ना ना या ऐसा ना कुछ? ना ना, वो ऐसा है कि अभी वो पूरे एक तो मंदिरों का पूरे पत्थर भी नहीं है, और पीछे यार ये पता नहीं कि कौन से भगवान का है, ये मालूम नहीं सर जी। जी। अच्छा, एक जो भविष्य बद्री की भी बात आती है कि नर नारायण पर्वत मिलेंगे तो भविष्य उसका भी बद्री। ये कहानी बताते हैं साहब, जोशीमठ में है नरसिंह भगवान का मंदिर। जी उनकी एक बाजू बताते हैं कि बाल के बराबर डेली कमजोर होती है, जी बाल के बराबर डेली कमजोर होती है। जिस दिन वो बाजू एक बाल से भी कम रह जाएगी, बताते हैं एक बाल से भी कम रह जाएगी, तो उस दिन बताते हैं कि नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे। जी तो मान लिया ये पर्वत आपस में हो गया, तो आगे रास्ता स्वयं बंद हो जाएगा। जी तो बताते हैं कि जो भविष्य बद्री में जो प्रतिमा तैयार हो रही है उस दिन पूरी प्रकट हो जाएगी, इसलिए उस जगह का नाम हो गया भविष्य बद्री। जी हाँ, जय बद्री। जी। धन्यवाद गुरु जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि गुरु जी बता रहे थे कि 16 अलग अलग मंदिर हैं, और मंदिरों में विशेष पूजाएं अर्चना भी होती हैं। हालांकि पहले 16 थे और अब घट घट के 14 हो गए हैं। जैसे कि गुरु जी बता रहे हैं कि 2 मंदिर जो है वो खंडित भी हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो तमाम मूर्तियां हैं तमाम भगवानों की, उनका भी दर्शन आपको कराने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में क्योंकि बहुत पुराना ये मंदिर है, कहा जाता है कि पांडवों के समय से ही इस मंदिर ये अस्तित्व में आया था, और
पांडवों ने के समय में ही पांडवों ने इसका जो है वो इसको मंदिर को बनाया था और पत्थरों से पूरी तरह से ये मंदिर बना हुआ है। इसमें किसी तरह के चूने और सीमेंट का इस्तेमाल हालांकि नहीं किया गया है, पूरी तरह से जो पत्थर है वही है। और कई जगह पर कई मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि रात भर के अंदर ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और रात भर में जितना ही मंदिर बन सका उतना बनाया गया, बाकी इसको छोड़ दिया गया। अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं और जब भी गैरसैंण हो या फिर अलग रास्तों पर जाना हो तो वो यहाँ पर जरूर रुकते हैं, यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना जरूर करते हैं। पूरी तरह से वैसे ही यहाँ पर पूजा होती है जैसे भगवान बद्रीनाथ में होती है, यानी कि पंच बद्री हैं और ऐसे में कहा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग जो अ, आसन है उनमें भगवान बद्री जो है, भगवान जो विष्णु है वो अपनी ध्यान साधना करते हैं, योग साधना करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अलग अलग मंदिर तो जरूर हैं लेकिन यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो सभी लगभग एक किस्म की ही मूर्तियां आपको नजर आएंगी। क्योंकि ऐसा इसलिए भी क्योंकि बद्री जो भगवान विष्णु है उनकी जो पूजा है वो भी एक ही तरह से होती है और यानी कि भगवान एक ही है लेकिन अलग अलग रूपों में उनको दर्शाया गया है, उनको दिखाया गया है और ऐसे में कहा जा सकता है कि उनको एक ही रूप में दिखाया गया ताकि कहीं पर वो विश्राम अवस्था में है, कहीं पर ध्यान अवस्था में है, कहीं पर लेटने की अवस्था में है, कहीं पर खड़े अवस्था में है। तो इस तरह से पांच बद्री जो है वो बनाए गए हैं। तो ये पूरी कथा पूरी मान्यताएं थी जो पंडित जी भी बता रहे थे और जो मंदिर है मंदिर की नक्काशी भी आपने देखी और आपने देखा कि किस तरह से मंदिर का संचालन भी होता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी यहाँ पर आपने देखे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए आदि बद्री से विशाल गर्ग। पंचबद्री में खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास सुभाष घाट पर नहाते समय एक युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया। घटना का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को ढूंढने के लिए पुलिस और जल पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं गोताखोरों की टीम भी लगातार तलाश में जुटी हुई है। हिंदू नववर्ष यानी चैत्र महीने की पहली गते को उत्तराखंड के में फूल देई के नाम से जाना जाता है। नैनीताल में यह पर्व स्कूली बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। बता दें कि बच्चे अपने आसपास और पड़ोस में जाते हैं और उनकी दहलीज पर रंग बिरंगे फूल बरसाएं और फूलदेई छम्मा देई गीत गाकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन से लोकगीतों के गायन का अंदाज भी बदल जाता है। होली के फाग की खुमारी में डूबे लोग इस दिन से ऋतु ऋण और चेती गायन में डूबने लगते हैं। हम घर घर जाकर फूल देरी में रुकते हैं और गीत गाते हैं फूल दे छम्मा दे। इससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। हम घर घर जाके देली में फूल डालते हैं और गीत गाते हैं फूल दे छम्मा दे और अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हैं। प्रकृति जो है स्वागिर हो रहती है और कहा भी गया है कि ऋतु औने रौली भंवर उड़ाला बली हमरा मुल्लू का भंवर उड़ाला बली। तो इसमें लोक गीतों की जो है हमारे जो लोक गायक हैं वो घर घर जाकर के जो है इस महीने जो है आशीष देते हैं और उन्हें जो है बदले में भेंट दी जाती है। वो कहते भी हैं कि जो भागी जिय लो नौ ऋतु सुन लो यो दिना यो मासा भागी नित्य नित्य भेटिया। तो ये जो हमारी देली पूजन से जुड़ी हुई परंपरा है, जो हमारी बहू और बेटियों के साथ जुड़ी हुई परंपरा है, जो प्रकृति के श्रृंगार की और उमंग की जो हमारे वहाँ परंपरा है वो हमें इस त्यौहार के दिन देखने को मिलती है। और ये जो त्यौहार है पूरा एक माह तक जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हम देखते हैं कि चैत्र की प्रतिपदा को ये पर्व मनाया जाता है तो इस चैत्र महीने की विदाई के रूप में भी भिखौती के दिन जो है हमारे इस अंचल में उस दिन भी जो है बच्चों के द्वारा भिखौती के दिन भी जो है यह त्योहार मनाया जाता है। देश भर में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं।
और सरकार कह रही है कि कांग्रेस बेवजह की अफवाहें फैला रही है। सरकार का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या कोई इसे लेकर मार्केट में अफवाहें फैला रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जोगीवाला की हैं, जहां गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। एजेंसी के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कमी की खबरें केवल अफवाहें और पैनिक बुकिंग के कारण हो रही हैं। मतलब एजेंसी के बाहर भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि लोग गैस की खबर सुनकर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और यह स्थिति ज्यादातर एजेंसी के बाहर दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि युद्ध के बीच सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं। युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस अनावश्यक भ्रम फैलाने का काम कर रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर कुछ चुनौतियां जरूर सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत देश ऐसा है जहां गैस आपूर्ति की कोई बड़ी कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बीच में आपूर्ति को लेकर कुछ तकनीकी और वैश्विक कारणों से दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है और हर परिवार तक एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, वैश्विक संकट है, हम सब लोग इस बात को समझते हैं। उसके बाद भी भारतवर्ष ऐसा देश है जहां गैस की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। जो भी आपको कुछ बीच में थोड़ा सा ऑनलाइन दिक्कत आई थी, उसका भी समाधान निकाल दिया गया है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को गैस की सुविधा यथावत मिलेगी। इसमें जो बौखलाहट पैदा करने का और संशय पैदा करने का जो कांग्रेस काम कर रही है, उसको भी जनता समझती है और जनता इसका भी जवाब ठीक समय पर देगी। दरअसल सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए एक सिलेंडर से दूसरे के बीच 25 दिनों का अंतराल अनिवार्य कर दिया है, जिससे कुछ नियमित उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में मौजूदा सियासत की स्थिति ये है कि एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि सरकार सच्चाई से इनकार कर रही है। देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है। गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं और सरकार सच्चाई से इनकार कर रही है। जबकि आप देख लीजिए, सारी जो भी बड़ी देश की गैस एजेंसियां हैं, गैस कंपनियां हैं, उनकी जो ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है वो ठप हो गई है। आप एजेंसियों में फ़ोन कीजिए, वहाँ से उपभोक्ताओं को निराशाजनक जवाब मिल रहे हैं। मैंने ही आज सुबह एक गैस एजेंसी में फ़ोन किया और गैस एजेंसी से बताया गया कि 45 दिन का अंतर सिलेंडर की बुकिंग में चाहिए। ये समस्या क्यों आ रही है? क्यों उपभोक्ताओं को अंधेरे में रखा जा रहा है? अगर देश में गैस की किल्लत है तो सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर किल्लत नहीं है तो उपभोक्ताओं को परेशानी क्यों हो रही है? उत्तराखंड में गैस एजेंसियों का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार सच्चाई से इनकार कर रही है, और इन सब के बीच सवाल कई हैं। अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर एजेंसी के बाहर ये लोग कौन हैं जो सुबह से ही लाइन में खड़े हैं? सवाल है कि क्या वाकई में गैस की किल्लत को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कॉमर्शियल गैस अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को सबसे पहले सिलेंडर दिए जाएंगे।
सामान्य कॉमर्शियल उपयोग होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट के लिए आपूर्ति को फिलहाल नियंत्रित किया गया है। साथ ही वन विकास निगम को आदेश दिया गया है कि यदि गैस की भारी किल्लत होती है तो कॉमर्शियल उपयोग के लिए ईंधन वाली लकड़ी को स्टॉक तैयार में रखा जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश किया है कि कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग अवैध रूप से घरों में न हो और न ही घरेलू सिलेंडर का उपयोग कॉमर्शियल जगहों पर हो। जमाखोरी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए तहसील स्तर पर क्यूआरटी टीम गठित की गई है, जो लगातार छापेमारी कर रही है और आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।